नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने का वक्त बचा है। देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। भले ही चुनाव की तारीखें ना आई हों, भले ही अभी कौन कहां से लड़ेगा इसका ऐलान भी ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जी जान से यूपी मिशन में जुट चुकी हैं। आज से गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं। लखनऊ में मेरा परिवार बीजेपी परिवार के नाम से सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही अमित शाह ने यूपी चुनाव का शंखनाद कर दिया। अमित शाह ने योगी की जमकर तारीफ की, अखिलेश मायावती पर जमकर प्रहार किए। अमित शाह ने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास का मुद्दा भी उठाया। अमित शाह ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव, इन्होंने तो इस मंदिर के लिए 5,000 रुपए भी नहीं दिए। हालांकि शाह के वार के बाद अखिलेश ने भी पलटवार किया। पहले दोनों को सुन लीजिए, फिर आगे की बात रखता हूं। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था, आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है, और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं। ये फर्क है परिवारवादी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अच्छा मंदिर में बनाऊंगा। वो हमारी मर्जी है ना, कहाँ बनाएंगे। हमारे भगवान है, हम जहाँ चाहे वहाँ बनाएंगे। ये कौन सी बात है? तुम हमारा थोड़ी बताओगे हमारे कौन से भगवान है। मतलब ये है सर जी, भाई सर क्या करेंगे उसमें? भगवान हमारे, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बनाएंगे। यहाँ जितने समाजवादी लोग बैठे सबके घर में मंदिर है। और सोचिए, आप मुख्यमंत्री आवास नहीं गए होगे कभी, घुस भी नहीं पाओगे अभी। नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे। कभी जाना, हमारा मंदिर देख करके आना जो हमने बनाया है। मुख्यमंत्री आवास में बिना नक्शा पास करके हमने मंदिर बनवाया है। तो क्या आप बुलडोजर चला दोगे उस पर? हाँ तो चलवाइए। तो इसलिए हमारा मंदिर हम कैसा बनाएंगे? अखिलेश यादव कहते हैं कि हम आएंगे तो हम इससे बेहतर मंदिर बनवा देंगे। पत्रकार ने पूछा कहां बनवाएगा, वहां तो बन रहा है। तो थोड़े नाराज हो गए। जहां मन वहां बनवा देंगे। जहां मन वहां बनवाना था तो 5 साल सत्ता में थे, बनवा देना था ना। तब किसने रोका था? राम भक्तों पर गोलियां चलाने का जिक्र जब अमित शाह करते हैं तो यूपी की जनता क्या उस पर विचार रखती है, इस पर आज बात करूंगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने जहां एक तरफ दावा किया कि बीजेपी अब की बार 300 के पार सीट लाएगी, वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। इस बीच अमित शाह ने कहा कि हमसे हिसाब मांगने वाले अखिलेश यादव बताएं कि पिछले 5 साल में उन्होंने कितने विदेश दौरे किए। कोरोना के वक्त अखिलेश कहां थे? जवाब में अखिलेश ने कोरोना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अब की बार जनता बीजेपी को क्वारंटीन कर देगी। और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया,
बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। कोरोना के समय पर जो कुछ मदद समाजवादी पार्टी कर सकती थी, हमने अपने स्तर से भी मदद की है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया, बेबसी में छोड़ दिया। और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि जहां पर इतने अनाथ लोग गरीब छोड़ दिए हों सरकार ने। अक्सर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कन्नौज हो, वो तस्वीरें जो देखी, लाशें ऐसी पड़ी थी। आखिरकार कौन जिम्मेदार था उनके लिए? लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में भी देखा होगा कितनी जानें गई हैं। लोग नंबर लगा करके अपने घर परिवार के लोगों का दाह संस्कार का इंतजार करते रहे। जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं वो बताएं कि दिल्ली में कितने घंटे घंटे लोगों का इंतजार हुआ, लखनऊ में कितना इंतजार हुआ, या और घाटों पे कितना इंतजार हुआ है। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का क्वारंटीन कर देगी। साफ है, यूपी चुनाव में एक बार फिर विकास के साथ साथ राम मंदिर से लेकर हिंदुत्व भी चुनाव का मुद्दा बनेगा। ऐसे में आज राष्ट्रवाद में सवाल ये कि यूपी में राम भी और काम भी क्या दोनों बोलेंगे? शाह की हुंकार, अखिलेश का वार, 2022 में किसकी सरकार? योगी वर्सेस अखिलेश, किसका काम बोलेगा? यूपी में 2022 में राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। शलभमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी के, शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और थोड़ी देर में सुधींद्र भदौरिया, प्रवक्ता बीएसपी के, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत। शलभमणि जी, आप कह रहे हैं काम के नाम पर और राम के नाम पर 300 पार कर जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं काम ढेले भर का नहीं किया, कोरोना आपने फैलाया और वो आपसे बेहतर राम का मंदिर बना कर देंगे। तो आपको 300 सीटें कैसे आएंगी? और निश्चित तौर पे राम के नाम पर भी और काम के नाम पर भी उत्तर प्रदेश की जनता जरूर इस बात का आकलन करेगी कौन राम भी है और कौन राम के भक्त, कौन केवल कारनामे करते रहे और कौन उन्होंने काम करके दिखाया। उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष के दौरान देखा है, एक तपस्वी की बात, एक ईमानदार मुख्यमंत्री लगातार जनता की बात, चाहे वो कोविड की आपदा रही, चाहे वो विकास कार्यों का कारण हो। तब जब 2 वर्ष आपको पता है, 2 वर्ष पूरी दुनिया कोविड दुनिया में आपको कहीं काम होता नजर नहीं आया। अकेला उत्तर प्रदेश था कि आपने देखा कि चाहे वो आपके मोर्चे रहे, चाहे वो नौजवानों को लेकर कुछ काम रहा हो, चाहे वो किसानों को लेकर काम रहा हो, लगातार ईमानदारी से कार्य करने का काम करने में काम किया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है, आज एक ईमानदार मुख्यमंत्री का नेतृत्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जब लोग आते थे, दिल्ली से आते थे, अन्य राज्यों। शलभमणि जी, मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूं, आपके ऑडियो में कुछ समस्या है, आवाज कट के आ रही है, वो ठीक कराता हूं, फिर आपके पास आता हूं। घनश्याम तिवारी जी, जो आज अमित शाह कह रहे थे कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, और उधर अखिलेश यादव कहते हैं हम इनसे भी बेहतर मंदिर बना देंगे, तो लोग कैसे विश्वास करें जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हो वो आज राम का बड़ा और बेहतर मंदिर बना देंगे, जो अपने कार्यकाल में उन्होंने नहीं किया? नमस्कार आपको, दर्शकों को और मेरे 2 पैनलिस्ट को। 3 बातें कहूंगा। पहले आपने कहा राम के नाम पर और काम के नाम पर, तो काम की बात करते समय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, कृषि विकास का बने आधार, ना गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी, समान अधिकार, स्वस्थ हो घर घर परिवार। ये इनके घोषणा पत्र का जो अनुक्रम है, पहला पेज है जिसमें अलग अलग हिस्से लिखे हुए हैं, ये उसके 9 हिस्से हैं।
और ये भारतीय जनता पार्टी के 9 फेलियर्स हैं जिसको कोई भी आपका दर्शक उठा के पढ़ सकता है। जैसे कि हर युवा को मिले रोजगार, 70 लाख रोजगार। अमित शाह ने पिछले 7 साल में सिर्फ अपने बेटे को रोजगार दिया है। जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। जब लोग कोरोना काल में मर रहे थे तो अमित शाह के सुपुत्र आईपीएल के मैच देख रहे थे, आईपीएल के मैच करवा रहे थे, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस आईपीएल के उत्साह में जुटी हुई थी। जहां तक कोरोना काल की बात करें तो जो इन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र को बुनियादी विस्तार देंगे, उसमें इन्होंने लिखा था 15 मिनट में एम्बुलेंस आएगी। आप ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश का एक शहर, एक गांव जहां 15 मिनट में एम्बुलेंस आती हो। जिन लोगों ने लाशों को तैरने के लिए छोड़ दिया वो काम की बात करेंगे, इनके पास काम के नाम पे कुछ नहीं है। रही बात नाम की, तो आस्था के नाम पर चंदा इकट्ठा करके घोटाला करने वाले लोग न मंदिर बना सकते हैं, सिर्फ मंदिर का मुद्दा उठा सकते हैं। और जहां तक मंदिर के बनाने की बात है, अगर ये वाकई बनाना चाहते तो अब तक बना चुके होते, लेकिन इन्हें पता है कि उस मुद्दे के आधार पर ही ये वोट ला सकते हैं कि उनको काम करने में कोई आस्था नहीं है। और अमित शाह से अंतिम बात ये कहूंगा, जो व्यक्ति जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जहां पर कमेटी बनी हो जासूसी कांड में, जहां पर ड्राइवर से लेकर कुक से लेकर के जज से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की जो सरकार के ऊपर आरोप लगे हुए जासूसी के, जिसका गृह राज्य मंत्री आज भी जनता की नजर में दोषी है किसानों के खिलाफ भड़काने में, उसके साथ अपने बेटे को बचाने में, उसके लिए गलत बयान करने में, जो अपने गृह राज्य मंत्री को हटा नहीं सका, जो कश्मीर में जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं उसे रोक नहीं सका, एक विफल नाकारा गृह मंत्री अगर उत्तर प्रदेश में आता है और अपनी चुनावी पुड़िया खोलता है तो उसे हमें कोई ऐतराज नहीं है। उत्तर प्रदेश का हर जनमानस तैयार है। जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश को हर परिवार को बुरे दिन दिखाए हैं, अपना स्वयं का संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है, उस सरकार को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश का युवा तैयार है, किसान तैयार है, महिला तैयार है। घनश्याम जी, आपने पूरा मन की बात का कार्यक्रम किया, अपने मन का जवाब दिया। अब मेरा सवाल मैं फिर से दोहराता हूं। मेरा सवाल यह था कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम का बेहतर मंदिर बनाकर देंगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता क्यों विश्वास करे? जिसके पास संकल्प है बनाने का, जिसने उत्तर प्रदेश में मेट्रो बनाई, जिसने उत्तर प्रदेश में डायल 100 की व्यवस्था बनाई, जिसने उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए लैपटॉप बांटे, जिसने उत्तर प्रदेश में, लेकिन 5 साल में मंदिर नहीं बना, जिसके पास बनने का मंदिर तो आप भी नहीं बना सकते थे। नहीं, मैं भी नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं बनाता। नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं सर, क्योंकि अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया कि उन्होंने कहा हम बेहतर मंदिर बना के देंगे, तो पत्रकार ने पूछा आप क्या बना के देंगे, वहां तो मंदिर बन रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया हम जहां मन करेगा वहां बना के देंगे। तो जहां मन वाला बना देते 5 साल में, अयोध्या में ही नहीं बनाते। बता रहा हूं, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी आपकी भी कोई आस्था नहीं है, लेकिन हमारी है। मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया उसके बाद मंदिर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी में दम था तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले बना देते। उन्हें सिर्फ राजनीति करनी। अरे पर मैं कह रहा हूं कि जो वो कह रहे हैं कि कहीं भी मंदिर बना दूंगा, वो क्यों नहीं बनाया 5 साल में? क्या आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों की कमी है? हम में से हर अच्छा, मंदिर बहुत है इसलिए नहीं बनाया। एक सेकंड बीच में टोकिए मत, आपने सवाल पूछा तो जवाब सुनिए। मेरा नाम घनश्याम है, आपके परिवार में हर व्यक्ति का नाम राम कृष्ण किसी न किसी भगवान के नाम पे होगा। मेरे पिताजी का नाम कन्हैया तिवारी है। तो हर परिवार में कोई ना कोई किसी न किसी आस्था से मंदिर से जुड़ा हुआ है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो मंदिर के नाम पर पाखंड की राजनीति करती है, घोटाला करती है, चोरी करती है और अपना नाकारापन छुपाती है। देश की कोई और राजनीतिक पार्टी नहीं है जो अपने पाखंड और नाकारापन को अपने मुनाफे के व्यापार के सर, पर मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। आपका नाम घनश्याम है, अच्छी बात है, मेरा नाम सुशांत है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो 5 साल में मंदिर क्यों नहीं बनाया जो आप कह रहे हैं कि हम कहीं भी बना देंगे? आपको जवाब मिल गया, आप सुनना नहीं चाहते। जवाब यह है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया उस फैसले से पहले ना आप मंदिर बना सकते, पर वो तो अयोध्या पे लिया सर। मैं तो कह रहा हूं कहीं भी बना, एक मंदिर 5 साल में बनाया क्या आपने? आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कहीं मंदिर नहीं बनाया? आपके कार्यकर्ता ने, मेरे परिवार के लोगों ने। तो कार्यकर्ता तो बिना सत्ता में आए भी बना देगा ना सर, फिर आपको लोग चुनकर क्यों लाए? आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा मंदिर बनाया है? नहीं, सैकड़ों करोड़ अपना 7 सितारा होटल जैसा हर जगह इन्होंने तो बना लिया जनता के पैसों से। कौन सा मंदिर? अब ये पूछूंगा उनसे, अभी इस पर पूछता हूं। 1 मिनट, खोखले सवाल मत कीजिए। नहीं, ये बड़ा मंच है। नहीं सर, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसी पर प्रश्न। उन्होंने कहा हम बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे और जहां मन वहां बना देंगे। तब मैंने पूछा कि कहां बनाया। अगर वो नहीं कहते तो मैं नहीं पूछता।
सिर्फ अयोध्या की बात नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा जहां मन वहां बना देंगे। तब पूछा कि क्यों नहीं बनाया। तो ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी से अभी पूछ लूंगा ना सर, अभी पूछ लेता हूं, पहले शहजाद पूनावाला आपका रिएक्शन। ये राम के नाम पर और काम के नाम पर वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा यूपी में? मंदिर बनाए हैं। मिनट सुना है, थैंक यू सुशांत। सबसे पहले तो मैं शलभ त्रिपाठी को एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। वो चीज ये है कि कल तक जो रोम 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 करते थे, आज वो राम 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 कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये तो कम से कम परिवर्तन हुआ है, रोम से राम तक आ गए। अब दूसरी बात देखिए, मैं शलभ जी को ही कहूंगा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से है, कि कुछ लोग जो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, उनको पहले महानवमी और रामनवमी का फर्क भी समझा दीजिए। त्रिपाठी जी जो है वो अच्छे से समझा भी पाएंगे, और मुझे लगता है यहाँ पर तिवारी जी भी बैठे हैं, वो भी समझा पाएंगे। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, मंदिर कोई रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट नहीं है, मंदिर कोई RWP या वो टेंडर देकर नहीं बनता। मंदिर आस्था और नियत से बनता है, और तुष्टीकरण की बुनियाद पर राम मंदिर की जो नींव है वो नहीं रखी जा सकती। आपको याद होगा कि 2012 से 17, अब इन्होंने इनकी बातों में विरोधाभास देखिए, आपने सुना होगा घनश्याम जी को, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बना पाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से पहले बना देते। जब आपने उनको पूछा कि आपने क्यों नहीं बनाया, तो बोला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। मतलब इस तरीके का विरोधाभास केवल उनमें होता है जिनके मन में वैसे तो रहीम है, पर मुंह पर राम राम करना पड़ता है। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, मन में रहीम रखिए। देखिए, इनको कोई दिक्कत नहीं आई जब राम मंदिर पर, अयोध्या जी पर हमला करने वाले आतंकवादियों को छोड़ दिया। इनको कोई दिक्कत नहीं आई जब मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम आरक्षण की बात की। इनको कोई दिक्कत नहीं आई जब इन्होंने सैफई में सारे जो कार्यक्रम किए वो किए। इनको कोई दिक्कत नहीं आई इतने महीनों में इफ्तार पार्टी, इतने सालों में इफ्तार पार्टी करने की। मैं केवल एक दो चीज इनसे पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हम तो है बहुत अच्छा मंदिर बना देंगे, सब जगह बना देंगे। तो आपसे एक ही सवाल है कि आज जो मंदिर बन रहा है उसके लिए क्या अखिलेश जी ने 1 रुपया भी दिया है? कोरोना की बात करते हैं ये, इन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। मैं घनश्याम जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोरोना की वैक्सीन लगाई अखिलेश जी ने? क्यों नहीं लगाई? शहजाद, इसमें एक मेरा तर्क है, नहीं हो सकता है अखिलेश जी ने पैसे न दिए हों, चंदा न दिया हो राम मंदिर के लिए, मैंने भी हो सकता है न दिया हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नहीं चाहता राम मंदिर ना बने। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। आप चंदा देना जरूरी नहीं है, परंतु मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति मंदिर बनाने की इतनी बड़ी बात करता है, इफ्तार पार्टी तो करता है, पर राम मंदिर के लिए चंदा क्यों नहीं दिया? वो सवाल भी हम उनसे पूछ सकते हैं। जब आप इफ्तार पार्टी में अब ये घनश्याम जी से पूछूंगा, इफ्तार करने वाले, आ रहा हूं सर घनश्याम जी, इफ्तार वाले राम मंदिर के लिए चंदा क्यों नहीं दे सकते? ये सवाल आप रखिए पकड़कर। अभी एक बार शलभ मणि जी का ऑडियो ठीक हो गया है। शलभ मणि जी, अभी काम पर आ रहा हूं, अभी राम पर चर्चा चल रही है। घनश्याम जी कह रहे हैं कि वहां हम कैसे बनाते, वो तो कोर्ट के वजह से मामला अटका हुआ था। आपने और कितने मंदिर बनाए? अगर आप राम को लेकर इतने चिंतित थे तो और मंदिर बनाए नहीं बनाए? अखिलेश यादव ने पीसी में कहा कि उन्होंने सीएम ऑफिस के अंदर राम मंदिर बनाया है, सीएम के घर के अंदर। देखिए, सीएम साहब के घर के अंदर कहां पे इन्होंने मंदिर बनाया है और मंदिर कहां पर है, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता भी ढूंढ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री आवास था 2017 के पहले, वहां पर लोगों ने सिर्फ रोजा इफ्तार की दावतें होती देखी हैं, वो भी सरकारी खर्चे पर। आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी कैसे टोपी पहनकर सरकारी जो मुख्यमंत्री आवास था वहां पर किस तरह रोजा इफ्तार की दावतें। आप कह रहे हैं सीएम आवास के अंदर कोई मंदिर नहीं बनाया इन्होंने? नहीं, मुझे तो कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया, और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि ये कोरा झूठ है। सीएम हाउस के अंदर कोई मंदिर इनकी तरफ से नहीं बनाया गया। हाँ, रोजा इफ्तार की दावतें जरूर हुई है, ये पूरे देश ने देखा है। देखिए, राम की बात इनकी जुबान से शोभा नहीं देती। सुशांत जी, आपको पता नहीं याद है नहीं याद है, एक वक्त हुआ था जब राम भक्तों पर जब गोलियां चली थी, जब पूरी नदी खून से लाल हो गई थी राम भक्तों के, तो उस वक्त कोई चौराहे पर कोई नौजवान भी अगर जय श्री राम का नारा लगा देता था तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी, उसको गिरफ्तार करके इतने डंडे मारती थी कि वो अधमरा हो जाता था, उसको अधमरा करके जेल भेज दिया जाता था। राम के नाम से इतनी नफरत थी। जो प्रभु राम के नाम पर पूरी दुनिया दीपावली मनाती है, देखिए दीपावली हम सब मनाने जा रहे हैं, आप भी मनाएंगे, घनश्याम भाई भी मनाएंगे, पूरी दुनिया मनाती है। उस दीपावली में राम का जो खुद का घर था वो अंधेरे में रहता था। भगवान राम टेंट में रहते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, और उनके घर में एक दीपक नहीं जलता था। जिस भगवान राम के नाम पर पूरी दुनिया दीपावली मनाती है, उत्सव मनाती है।
वो वहां पे दीपावली कब बननी शुरू हुई? जब 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पर पहुंचे। कभी अयोध्या एक बार भी अखिलेश यादव जी गए हों तो आप मुझे तस्वीर दिखा दीजिए। कभी अयोध्या में जाके दर्शन किया हो वह भी तस्वीर दिखा दीजिए। ये तो अयोध्या क्या नोएडा जाने के नाम से भी डरते थे। तो ये उत्तर प्रदेश में के लोगों ने देखा है कि कितना राम के खिलाफ काम किया। केवल यहाँ पे हज हाउस बनाने की होड़ लगती थी। सपा और बसपा के दौरान केवल इस बात की होड़ लगती थी कि कैसे तुष्टीकरण करें। और जो बात शहजाद भाई ने कही कि आप सोचिए सीरियल धमाके हुए, एक बड़ा हमला, आतंकी हमला हुआ अयोध्या के भीतर, काशी के भीतर और उस लखनऊ के भीतर, और उसमें जो टेररिस्ट थे, जो खूंखार आतंकी थे, जिनको हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत मुश्किल से पकड़ा था। और एजेंसियां कौन थी? मायावती की सरकार थी, उनके दौरान की पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन हम सबने सम्मान किया उसका। उन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए इन्होंने? उल्टे मुकदमे वापस ही नहीं लिए। जिन बहादुर अधिकारियों ने पकड़ा था, बृजलाल और विक्रम सिंह जो कि डीजीपी थे, दोनों के खिलाफ 302 का फर्जी मुकदमा लिख दिया गया ताकि ईमानदार अधिकारी जो आतंकवादियों से लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश को आतंकवादियों से बचा रहे थे, उनका मोरल डाउन हो। घनश्याम जी, आपने सुना उनका ये कहना है आपके समय में अयोध्या अंधेरे में रही, कभी वहां दिवाली नहीं मनी, अखिलेश यादव कभी अयोध्या गए नहीं, आपने आतंकवादियों को छोड़ा। और जो शहजाद कह रहे थे कि इफ्तार की पार्टी तो बहुत दी लेकिन चंदा क्यों नहीं दिया राम मंदिर के लिए? देखिए, 3 बातें कहूंगा। पहली बात तो शहजाद ने कहा जिनके मन में रोम हो। 8 साल जो व्यक्ति कांग्रेस में रहा वो दूसरों के ऊपर रोम का आरोप लगाया। आपकी पृष्ठभूमि कौन सी थी? आप कहां से समाजवादी में इम्पोर्ट हुए? नहीं सुशांत जी, आप इनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी में नमाजवादी बनने से पहले कहां नमाज पढ़ते थे? इनको अपने समय पर बोलिए। अच्छा ठीक है, आप कौन सी पार्टी से उत्पन्न हुए पहले वो बताइए ना। आप हार्वर्ड गए थे, वहां पे किस पे रिसर्च करके आए? अच्छा एक बार उनको बोलने दीजिए शहजाद, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, विषय पर बोलिए, जो विषय पर बोलिए, वरना आपका भी कांग्रेस की चापलूसी करता रहा, आपका भी इतिहास लंबा चौड़ा लेक्चर थे तो शोभा नहीं देता। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि राम रहीम, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं और बचपन से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इन गीतों से मेरी पढ़ाई हुई है। तो मुझे शर्मनाक लगता है कि आपके जैसे चैनल पर कोई आके कहता है किसके दिल में राम है, किसके दिल में रहीम है। ये मुझे पता है कि राम रहीम, बाबा राम रहीम भारतीय जनता पार्टी के राजगुरु हुआ करते थे। ये देश ने देखा है, जैसे आसाराम हुआ करते थे। तो यहाँ पर कोई आकर के किसी और को लेक्चर मत दे किसके मन में राम है, किसके मन में रहीम है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये सुनकर आप बीच में मत बोलिए। देखिए ऐसे बहस नहीं हो सकती। सुशांत, आप या तो आप उन्हें बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए घनश्याम जी, बोलिए। ये दर्शकों का अपमान है, आपके दर्शकों का अपमान। अरे घनश्याम जी आप बोलिए, फिर उसके बाद शहजाद आप नोट करते जाइए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं नोट कर रहा हूँ। आप बोलिए। तीसरी बात जो शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे थे, देखिए कितने दुख की बात है। एक सरकार चुनाव से पहले जब जनता उन्हें 300 से ऊपर का बहुमत देती है, एक संकल्प पत्र देती है। मैंने उस संकल्प पत्र का एक पन्ने का टाइटल पढ़ दिया। शलभ मणि त्रिपाठी के पास 4.5 साल की सरकार चलाने के बाद उसमें से एक टाइटल के एक वाक्य को डिफेंड करने का। घनश्याम जी मैं इसमें आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि वो जो काम वाला है, हमने डिबेट रखी क्योंकि आज नाम हुआ कि काम और राम के नाम पर, तो अभी इस हिस्से में हम राम पर बात कर रहे हैं। वो काम वाले पर अभी शलभ मणि से पूछूंगा, इसलिए राम पर आप जवाब दें। क्या अखिलेश यादव कभी अयोध्या गए? क्या ये सच नहीं है कि अयोध्या में कभी दिवाली मनाने पर जोर नहीं रहा आपकी सरकार में? देखिए अगर मीडिया जो कि पिछले 7 साल से केवल हिंदू मुस्लिम बहस कराती रही है, वो तय करेगी कि राम के नाम पे बात होगी, काम की बात नहीं। मेरी इच्छा है उत्तर प्रदेश का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके बारे में बात करें। आपको अगर आपके लिए राम महत्वपूर्ण नहीं है, आप समूचा समय शलभ मणि त्रिपाठी जी को मेरी तरफ का भी दे दीजिए। अगर शलभ मणि त्रिपाठी ये साबित करना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी के घर में मंदिर नहीं है, प्रतिदिन पूजा नहीं होती है, या हमने अपनी आस्था में कहीं भी कोई कमी की है, या हमने आस्था की कोई चोरी की है, ये झूठ को साबित करते रहें। सच ये है कि जब हम सरकार के में आते हैं
तो हमारी कटिबद्धता होती है। हमारा धर्म होता है उन युवाओं को रोजगार देना जिनको ये लाठियां बरसाते हैं। हमारा धर्म होता है उन गांवों में एम्बुलेंस पहुंचना जहां लाशें। बहुत बढ़िया, मैं आपके लिए ताली बजाता हूं, लेकिन आज इसी डिबेट में बैठकर आप ये बोल दीजिए घनश्याम जी, मैं आपसे राम मंदिर पर एक भी प्रश्न नहीं पूछता अगर आज अखिलेश जी ने नहीं कहा होता कि हम बेहतर मंदिर बनाएंगे, पहली चीज। दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूं, आज आप इस डिबेट में बैठकर बोल दीजिए कि आपके लिए राम महत्वपूर्ण नहीं है, आप सिर्फ बात करेंगे रोजगार पर, आप बात करेंगे बिजली पर, आप बात करेंगे पानी पर, आप राम पर ना कुछ करेंगे ना उस पर बात करेंगे। मैं उसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, आप बोल दीजिए राम इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि इस घर में हर परिवार में आस्था का कुंज है। यहां बैठ करके सुशांत और शलभमणि त्रिपाठी और शहजाद मिलकर के ये साबित नहीं कर सकते कि मेरे लिए राम महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपका खोखलापन है कि आप ऐसा सर, आपने अभी कहा ना कि आप राम पर क्यों बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर बात कीजिए। तो राम महत्वपूर्ण नहीं है फिर आपके लिए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि जब हम जनता के सामने जाते हैं, हमारा धर्म होता है कि हमने रोजगार का वादा किया तो उसे पूरा करें, जिस धर्म को उन्होंने भ्रष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भाई, घनश्याम जी मुझे ये बताइए, उनके घोषणा पत्र में लिखा है राम मंदिर बना के देंगे, तो उनसे नहीं पूछे? आप ही लोग कहते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो उनसे नहीं पूछे? देखिए, इस बहस से कोई और छोर नहीं है। आप ये साबित सर, ये आपको लग रहा है वो छोर नहीं है, जनता को छोर भी दिख रहा है और भी दिख रहा है। आप ये साबित नहीं कर सकते कि मेरी आस्था कमजोर है या मेरे देश में। नहीं, आपकी आस्था दिखनी भी तो चाहिए ना सर। नहीं, ये दिखावा, ये पाखंड भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। अयोध्या में अखिलेश यादव न जाएं, एक दिया न जलाएं और कहें कि हम राम मंदिर बना देंगे, लोग कैसे यकीन करेंगे? आपसे ना पूछूं? देखिए, मुझे अपनी आस्था का प्रमाण आपके चैनल पे देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस चैनल पे आया हूं ये बहस करने के लिए कि उत्तर प्रदेश का युवा क्या चाहता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का ठीक है। शहजाद पूनावाला, उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो राम मंदिर पे बहस नहीं चाहता। घनश्याम तिवारी को अपनी आस्था चैनल पर बैठकर बताने की जरूरत नहीं है, वो आपसे हमसे सबसे ज्यादा आस्थावान है और राम पर चर्चा नहीं चाहते, वो चाहते हैं रोजगार पर चर्चा हो। देखिए, ऐसा है, महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की परिकल्पना की थी, तो क्या वो सांप्रदायिक थे जब उन्होंने राम राज्य की बात की? राम और विकास दोनों अलग अलग नहीं है। राम के पथ पर चलना ही विकास है, राम राज्य पर चलना ही विकास है। जब गुंडों पर आप आक्रमण करते हो और प्रगति के लिए, विकास के लिए शांति प्रिय एक माहौल बनाते हो, तो वो राम का ही काम है और वो विकास का काम है। बहरहाल मैं एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो मैंने किसी को नहीं कहा कि इसके मन में रहीम है। जो लोग अपने आप को मौलाना बोलना पसंद करते थे, उनके मन में रहीम है। अब घनश्याम जी को बुरा नहीं लगना चाहिए था, उनको लगा है तो कुछ लोग पूछेंगे कि क्यों बुरा लग रहा है। बहरहाल मेरा सवाल यह है, चलिए बाकी सब छोड़ देते हैं। मैं मानता हूं घनश्याम जी एक बहुत अच्छे हिंदू है और कोई सर्टिफिकेट उनसे नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए। एक मुद्दा आपके सामने रखता हूं, सुशांत, पूछ लीजिएगा उनसे अगर इजाजत हो तो। एक हमारे काशी विश्वनाथ में हमारा जो एक मंदिर है, उस पे औरंगजेब ने आक्रमण किया था और उसमें जो है, अब जो है एक तरीके से वहां के हिंदू चाहते हैं कि वो जो आक्रमण करके उन्होंने वहां पर मस्जिद बनाई थी, वहां पर हमारे श्री कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर निर्माण हो। अब जो मंदिर गली गली कूचे कूचे घर घर में बनाना चाहते हैं, क्या वो इस श्री कृष्ण के मंदिर के साथ है? हाँ या ना? वो मानते हैं औरंगजेब ने आक्रमण। ठीक है, छोटा जवाब दीजिए, फिर मुझे हेडलाइन लेनी है। घनश्याम जी, जैसे मैंने कहा कि जो लोग इतने खोखले हैं कि 8 साल कांग्रेस की चापलूसी करते हैं, फिर सोचते हैं कि अपना राजनीतिक एजेंडा मेरे ऊपर। देखिए, आप कहां की हमारा राजनीतिक नीतीश कुमार की टोटी लगाते हमारा राजनीतिक टोटी लगाने लगे हैं। हम चापलूसों के सवालों का जवाब नहीं देते, हम जनता के सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, इस तरह की शहजाद की जो भी राजनीति है उसका भारतीय जनता पार्टी से लेना देना हो सकता है, समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी की राजनीति की धुरी है उत्तर प्रदेश का विकास। ठीक है, वो व्यक्तिगत नहीं हो रहे घनश्याम जी, आप भी ना हो घनश्याम जी, धुरी नहीं है। घनश्याम जी व्यक्तिगत ना हो, वो आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे। वो ये पूछ रहे हैं कि एक मंदिर का मसला जो है वो बनारस में भी है, क्या वो कृष्ण मंदिर समाजवादी पार्टी बनाएगी, अखिलेश यादव बनाएंगे, जो गली गली मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं?
आप टिप्पणी करते हैं कि किसी के मन में रोम है, किसी के मन में रहीम है, और आप कहते हैं मैंने नाम नहीं लिया ना। देखिए, मैं यहाँ पर आपके मन में अपनी है समाजवादी पार्टी की राजनीतिक धुरी जो है उत्तर प्रदेश का विकास है। जो लोग अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए कभी इधर कभी उधर, कभी राम कभी रहीम, कभी दंगा, कभी मंदिर, ये करते रहते हैं, उनको उनका पॉलिटिकल करियर मुबारक। मेरी तरफ से शहजाद को शुभकामनाएं हैं। उनका पॉलिटिकल करियर कृष्ण मंदिर पर नहीं बोल पाना, अब यही बात अगर कोई मस्जिद की होती बोल पाते। यादवों की पर घनश्याम जी, आपके मन में सिर्फ विकास 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 है, मंदिर कहीं नहीं है। अखिलेश यादव पीसी में बैठकर मंदिर की बात करते हैं, उनके मन में विकास नहीं है। वो भी बोल देते पीसी में, मुझसे राम मंदिर की बात मत करो। वो तो दावा कर रहे हैं कि मैं बेहतर मंदिर बना के दूंगा, तो लोग पूछ रहे हैं कि आप बनारस में भी बनवा दीजिए कृष्ण जी का मंदिर। देखिए, हमने कहा कि 2017 में हम चुनाव हारे थे, तब भी हमने कहा काम बोलता है। 4.5 साल में हमने अपने काम को बोला और उसी काम का फीता इस सरकार ने काटा। तो हमें हमारे काम पर पूरा विश्वास है। रही बात मंदिर की, तो मैंने जैसा कहा कि ना आप इस चैनल पर साबित कर सकेंगे कि अखिलेश यादव की आस्था कमजोर है, न ये साबित कर सकेंगे कि मेरी आस्था कमजोर है। हम सबके घर में आस्था के कुंज हैं और उसी कुंज के इर्द गिर्द हम अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़े। ठीक है घनश्याम जी, मैं आ रहा हूं इस पर। शहजाद पूनावाला और शलभमणि से भी बात होगी। अभी बिना ब्रेक लिए हेडलाइन 30 सेकंड में, और उसके बाद राम के बाद अब काम की भी बात कर रहे हैं, इस चर्चा में बने हुए हैं कि चुनाव बहुत दूर नहीं है। अमित शाह उत्तर प्रदेश में हैं 2 दिन के दौरे पर, और वहां पर उन्होंने जो कहा उस पर अखिलेश यादव ने भी रिएक्ट किया। काम और राम के नाम पर क्या वोट पड़ेगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और सुधींद्र भदौरिया के नेटवर्क में कुछ इश्यू है, वो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, तो वो जैसे ही जुड़ेंगे उनका रिएक्शन लेंगे। अब इस डिबेट के दूसरे हिस्से पर आते हैं शलभमणि जी। काम आपका ऐसा क्या है जो 300 सीट दिलाएगा? और अगर काम इतना अच्छा था तो अमित शाह को ये क्यों कहना पड़ा कि अगर 2024 में आप चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आए तो 2022 में योगी जी को जिताना जरूरी होगा? देखिए, बहुत देर से घनश्याम भाई काम की बात कर रहे थे और आपने काम के मुद्दे पर चर्चा शुरू की है, मैं इसका धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ आंकड़े रखूंगा, मुझे लगता है कि चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, 2012 से लेकर 2017 के बीच में श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार थी। गन्ना किसानों को कुल भुगतान जो हुआ वो हुआ 95,000 करोड़ का। मैं चाहूंगा घनश्याम भाई नोट करते चले, इनके काम आएगा, बार बार सवाल उठाते हैं। 95,000 करोड़ का भुगतान इन्होंने 5 वर्ष में किया। हमने 4.5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया है गन्ना किसानों को। 70 सालों में उत्तर प्रदेश में कुल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे सुशांत जी, कुल 70 सालों में। उन 70 सालों में अखिलेश जी का भी 5 वर्ष इंक्लूडेड है, कुल 12 मेडिकल कॉलेज। पिछले 4.5 वर्षों में 59 मेडिकल कॉलेज तक उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। इन्होंने 5 वर्षों में 2,05,000 नौकरियां दी थी। 2,05,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी थी। कैसे दी थी उस चर्चा पर कभी और डिबेट कर लेंगे। आपको पता है कि सीबीआई के जांच के दायरे में है कैसे नौकरियां मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद जो भर्तियां दी, 5 साल में 2,05,000 नौकरियां इन्होंने दी। हमने 5 वर्ष में 4.5 वर्ष में 5.25 लाख नौकरियां दी हैं, कुल 2 करोड़ के करीब हमने रोजगार दिए हैं। इन्होंने एयरपोर्ट को लेकर बात करेंगे तो इनके 70 सालों में, जिसमें अखिलेश जी का भी कार्यकाल इंक्लूडेड है, कुल 2 एयरपोर्ट यहाँ पे फंक्शनल थे जो काम करते थे। हम 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ अब तक 13 एयरपोर्ट लेकर आए हैं, जिसमें जेवर एयरपोर्ट है, जिसको लेकर पिछले 15 सालों से मांग चल रही थी कि जेवर एयरपोर्ट का भी काम होना चाहिए। काम गिनाने पे आएंगे तो आप सीधे तौर पर देखिए कि किस तरह कोविड काल में पूरी दुनिया ने तारीफ की है। WHO की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया इस बात की प्रशंसा करती रही कि 24 करोड़ की आबादी का जो उत्तर प्रदेश था उसने कितना बेहतर मैनेजमेंट किया। और केरला जैसे राज्य जो उनसे बहुत छोटे हैं, वहां की स्थिति क्या रही, महाराष्ट्र की स्थिति क्या रही, और लोग तो इस बात की तुलना भी कर रहे थे कि अगर यहाँ पर योगी जी के अलावा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही होती, तो किस तरह के हालात होते। उसका कारण है, ये कहने का कारण ये है कि जिस दिन अखिलेश जी ने कुर्सी यहाँ पर छोड़ी थी, हमारे 36 जिले ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर नहीं था, जहां पर अगर किसी मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी तो उसकी मजबूरी होती थी कि वो किसी बड़े शहर में जाए, हजारों लाखों रुपए खर्च करे। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में 5 से लेके 10 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। ये सारा कुछ पिछले 5 वर्ष से 4.5 वर्षों के दौरान हुआ। हम तो कह रहे हैं कि हम तो हिसाब देने को तैयार हैं। आप न काम के नाम पर आगे बढ़ पाएंगे और न राम के नाम पर बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहता हूँ, ये बार बार मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिए जफर याब जिलानी कौन है। जफर याब जिलानी को इन्होंने सबसे बड़े सरकारी वकील के महकमे में बैठाया था,
क्यों बैठाया था? क्योंकि जफर याब जिलानी बाबरी एक्शन कमेटी की तरफ से राम मंदिर का विरोध करते थे, बाबरी का मुकदमा लड़ते थे, यही उनकी खूबी थी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने जफर याब जिलानी साहब को ठीक है। घनश्याम तिवारी, अब आप इस पर रिस्पॉन्ड करें, उन्होंने काम गिनाए। देखिए, झूठ में भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने कहा, कोई मुकाबला नहीं है। 15 जुलाई को बनारस में प्रधानमंत्री जी ने ये झूठ सबसे पहले प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश में 70 साल में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने। पहले तो बहरहाल पिछले 25 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिक वर्षों तक रही है राष्ट्र के स्तर पर, तो ये 70 साल का जुमला ही उनका सबसे बड़ा झूठ है। 70 साल में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है। बहरहाल जब उस झूठ का पर्दाफाश अनेक मीडिया चैनल्स ने किया, और किस आधार पर किया, चुनाव के मंच से प्रधानमंत्री हो या फिर शलभमणि त्रिपाठी हो, टीवी के मंच से बेतहाशा झूठ बोल सकते हैं, लेकिन संसद में झूठ नहीं बोल पाते। संसद में इन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का एडिशन हुआ और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। उससे पहले संसद में इन्होंने 3 अलग अलग समय पर इनके अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रियों ने संसद में इस चीज के बारे में चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले 2 दर्जन से अधिक मेडिकल कॉलेज थे, और इन लोगों ने जो एडिशन किया है, जिसको ये 59 कहेंगे, 60 कहेंगे 70 साल में 12 हुए, ये सरासर गलत बात है, झूठ बात है, और इनको इस तरह से टीवी पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, उसको प्रस्तुत करना भी झूठ का ही प्रस्तुतिकरण है। जहां तक एयरपोर्ट्स की बात हुई, इससे पहले क्या कानपुर का एयरपोर्ट नहीं था, क्या प्रयागराज का एयरपोर्ट नहीं था, क्या बनारस में एयरपोर्ट नहीं था, क्या लखनऊ में एयरपोर्ट नहीं था? ये तो मैंने तुरंत आपको त्वरित बता दिया। तो ये कहना कि इससे पहले योगी जी के आने से पहले केवल 2 एयरपोर्ट थे, ये सरासर झूठ है। जहां तक किसानों की बात है, किसानों को कुचलने वाले मंत्री जिस मंत्री ने किसानों को भड़काया, उनके बेटे पर किसानों के कुचलने का आरोप है, उसे आप गृह राज्य मंत्री बना के रखते हैं, जिसके ऊपर 30 साल से एक मुकदमे हैं। आप कहते हैं आपने किसानों के लिए कुछ किया। किसानों को रौंदने की प्रक्रिया को पुष्ट करने वाली सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकती, ना अभी करेगी, ना कभी करेगी। अगर इनमें ताकत होती, दम होता, तो कहते कि 2022 सामने है, अगर आप किसान हैं और आपकी आय दुगुनी नहीं हुई, आप में वोट मत दीजिए, क्योंकि वादा तो वही था। लेकिन असल क्या है, इनके पूंजीपतियों की आय तिगुनी चौगुनी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की आय हर 2 साल में दुगुनी हुई, और अपने संकल्प पत्र में लिखने के बाद कि 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हर बेटी को 21 साल की होने पर 2 लाख रुपए देंगे, ऐसा इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा है। पूछे कितनी बेटियों को दिया है इन्होंने। कहा कि सतीश प्रकाश जी, आप जुड़ गए हमारे साथ, मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा जवाब अब इस पर रिएक्ट कीजिए शलभमणि जी। नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप आरटीआई लगा लीजिए। आप जो झूठ बोले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। जरा बताइए ना, मैं तो कह रहा हूँ ना कि कितनी चीनी मिलें आपने बंद की उत्तर प्रदेश में। इन्होंने और मायावती जी की सरकार ने जो 250 करोड़ की चीनी मिली थी, उनको 25-25 करोड़ में बेचा, और 19 चीनी मिले उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार 4.5 वर्ष में नए सिरे से खड़ा कर चुकी है। हम तो कह रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी का आप नाम लेते हैं, उनकी जो कर्म भूमि है रमाला, वहां की चीनी मिल भी आपने बर्बाद कर दी थी। वहां के किसान 35 साल से मांग कर रहे थे कि वहां पर चीनी मिल शुरू होनी चाहिए। किसने शुरू किया? आप बताइए ना इस बात को, क्यों नहीं बताना चाहते? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आपने कोई काम नहीं, आपने केवल कारनामे किए थे, और उन कारनामों का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको लाकर एक इनोवा पार्टी में तब्दील कर दिया था। केवल 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके जीत के जा पाए थे। आज आप फिर से झूठ बोल रहे हैं, फिर से आप इस तरह की चीजें फैला रहे हैं, उसका हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता जरूर करेगी, समय आने वाला है। ठीक है। सतीश प्रकाश, दलित चिंतक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया नहीं जुड़ पाए। सतीश प्रकाश जी, आपके हिसाब से ये बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का ये इलेक्शन है, या बीएसपी कहीं खड़ी दिखती है आपको? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि इलेक्शन, उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहेगी सरकार किसकी बनेगी। वो बीजेपी के अगर अच्छे काम होंगे तो शलभमणि त्रिपाठी जी को इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी आपने रोजगार की बात करी, मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूं कि 1.5 लाख जो सरकारी नौकरियां बीजेपी ने यहां दी है, वो 1.5 लाख नौकरियां इससे पहले की सरकार के विज्ञापन के आधार पर दी है। शलभमणि त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के, आप सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1 लाख विज्ञापन अगर आपने दिए हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि आप एयरपोर्ट बनाने की बात करते हैं। आप मुझे शलभमणि त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हैं कि आपने 1 गज जमीन किसी एयरपोर्ट की आपने एक्वायर की हो, आप 5 एयरपोर्ट की बात कैसे करते हैं? और दूसरी दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी कुशीनगर के जिस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाद में घोषित करते हैं, पहले वो अडानी उसको एक्वायर करेंगे, ये बात पहले तय हो जाती है। ये मेडिकल कॉलेज, 9 मेडिकल कॉलेज की आप बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं झूठ है।
देश के प्रधानमंत्री ने 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नहीं किया है, उन्होंने 9 इमारतों का उद्घाटन किया है। मेडिकल कॉलेज को इमारत नहीं होती, वहाँ तमाम ट्रेंड मेडिकल स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, तमाम प्रशासनिक व्यवस्था के लोग होते हैं। एक मेडिकल कॉलेज लगभग 4000 लोगों को रोजगार देता है। सलमणि त्रिपाठी जी, आप बता दीजिए किसी मेडिकल कॉलेज में आपने कोई विज्ञापन निकाला है? ठीक है, आप सुनिए, एक मिनट रुकिए सतीश जी, आप सुनिए, आप जवाब ले लेते हैं ना जल्दी जल्दी, समय कम है। नौकरी इन्होंने कहा, आपने जो नौकरी दी 1-1.5 लाख दी है इनके हिसाब से, वो भी पिछली सरकार ने ऐड निकाला था। एयरपोर्ट पे झूठ बोल रहे हैं आप, मेडिकल कॉलेज की इमारतें खड़ी हैं, उसमें कुछ चल नहीं रहा है। आप बताइए सलीमन जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं सुशांत भाई की पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे कुशीनगर में वहां पर प्लेन लैंड किया है। श्रीलंका से हमारे मेहमान आए हैं, उन्होंने आके वहां पर कहा है कि बहुत शानदार काम हो रहा है। इनको तो राम मंदिर भी बनता हुआ नजर नहीं आएगा। इनको तो चीनी मिले जो इन्होंने बेची थी भ्रष्टाचार के नाम पे, 250-300 करोड़ की चीनी मिले, ये केवल 25 करोड़ में बेच देते थे। इनको तो पूरा इन्होंने बेईमानी NRS में स्कैम किया, NRS के नाम पे बड़ी महिलाओं का काम हो रहा है, तो ये इनको नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनको तो पता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया था, इन्होंने कारनामे किए, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किया, और इसीलिए 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आपको अगर जानकारी नहीं है तो जाके RTI लगाइए। आपको नहीं पता, जनता को पता है, जनता को पता है कि नौकरियां यहाँ पर दी गई हैं, जनता को पता है कि मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए, जनता को पता है कि मेडिकल कॉलेजों में लोगों का दाखिला शुरू हो गया, जनता को पता है कि मेडिकल। नहीं सतीश जी, अब आपने सवाल पूछा, जवाब सुनने दीजिए, सुनाई नहीं देगा इस बहस में, सुनाई नहीं देगा। शहजाद पूनावाला, पब्लिक कंफ्यूज है कि कौन आंकड़े सही रख रहा है, घनश्याम तिवारी, सलमणि त्रिपाठी या सतीश प्रकाश? मैं बोलता हूँ आंकड़ों की बात छोड़ देते, जिनका केवल विकास का कार्य सफेद हाथी जैसे मूर्तियां बनाना था, और दूसरे वाले, एक सेकंड सर, ऐसे नहीं हो सकती। सुशांत जी आप प्लीज थोड़ा सा इनको चुप कराइए, अगर ऐसे होगा डिबेट तो फिर सुशांत जी, सतीश जी सुन लीजिए, सतीश जी कर रहे साफ होते जा रहे, आप सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। ये इनकी प्रॉब्लम, इनकी दिक्कत है, ये इनकी जनजात नस्ली प्रॉब्लम है। अरे अब इनको बोलिए दूसरों की भी बात सुन। सतीश जी सर सुन लीजिए, सतीश जी शहजाद को सुन लीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। नहीं सर सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं सर, सब लोग अच्छे से बोल रहे हैं, सब लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पब्लिक को भी सुनाई तो दे क्या बोल रहे हैं, बहस में मजा नहीं आता सर। ये लाशें जो हैं, ये गंगा से जो पट गई हैं, अरे तो उनको, अरे शहजाद को बोल तो लेने दीजिए। विश्वास नहीं रखता। 4.5 साल में सरकार ने जो काम किया, सुशांत जी अगली बार सतीश जी फिर मैं ऑडियो कम कराऊंगा, फिर मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग अभी तक इसी तरीके से चर्चा कर रहे हैं। घनश्याम जी भी बोल रहे हैं, शरद जी भी बोल रहे हैं, शहजाद भी बोल रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये तरीका, ये प्रोटोकॉल और तरीका नहीं। अब सतीश जी का ऑडियो कम कर दीजिए। शहजाद आप बोलिए। मैं बस एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ। ये विकास अंसारी परिवार और अतीक परिवार को लेकर ये विकास कैसे होता है, ये जरा समाजवादी समझा दे, या अगर उनके इर्द गिर्द जो उनके उसी की मानसिकता वाले लोग हैं वो समझा दे। ये अतीक और अंसारी परिवार के साथ कैसा पेट्रोल कम होगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये जरा हमको मॉडल बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। देखो यही हम कह रहे हैं, अगर हमारी बातों को मान लिया जाता, अगर समय के ऊपर तमाम दवाइयां, तमाम अवस्था, अरे सवाल तो सुनो, और देश सुनिए, ये सवाल सुने बिगड़ ही, ये हाथी चलता जाएगा, सवाल सुने बिगड़, ये हाथी चल रहा है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा। घनश्याम जी हाथी मत बनो, ठीक है घनश्याम जी, सवाल की तमाम जनता के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। अतीक और अंसारी परिवार को लेकर कौन से पेट्रोल के दाम, मेडिकल कॉलेज, विकास की परियोजनाएं, ये कौन सी बनने वाली है? ये मुख्तार अंसारी बड़े विकासवादी व्यक्ति लगते हैं, विकासवाद का पोस्टर बॉय है कुछ लोगों के लिए, तो जरा समझाए हमको कि मुख्तार अंसारी ने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। ठीक है घनश्याम जी। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में फूलपुर के उपचुनाव के समय एक लेख निकला जिसका टाइटल था कि अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी के हनुमान साबित होंगे। उस समय वो जेल में थे, तो अपने नफे के लिए अगर कोई पार्टी अतीक अहमद को अपना हनुमान बना लेती है और उसके ऊपर मीडिया चर्चा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी का गिरेबान सबको देखना चाहिए। अगर आप 2017 का चुनाव देखें तो 2017 के चुनाव में 100 से अधिक ऐसे कौन सी कॉलेज बनाएगा वो जवाब। अभी आप बीच में टोक रहे थे सुशांत जी। मेरा सवाल, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का कच्चा चिट्ठा देखिए तो सबसे सर्वाधिक कैंडिडेट जो कि जिनके पास क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड था, उसको चुनाव में देने के लिए 383 में से जो उनके कैंडिडेट सबसे ज्यादा थे,
उसके अलावा इनके 45% मंत्री ऐसे हैं जो दागी हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है, जिसमें 20 मंत्री हैं जिनके ऊपर राइटिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर और एक से एक तरह के ऐसे केसेस हैं जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं तो उनको केवल अपने कैबिनेट मंत्री इनके इतनी लंबी चौड़ी अपराधियों वाली कैबिनेट में से भी मैंने किसी को ये बोलते नहीं सुना कि रेप करने वाले लड़के जो हैं वो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है। एक को भी नहीं बोलते। आपके हिसाब से मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, राइटिंग, छोटे नहीं, वो मेरे लिए तो सब है सर। जो प्रतिष्ठा आपके हिसाब से अजय मिश्रा जैसे लोग गृह मंत्री बनकर देश की शोभा बढ़ाते होंगे, वो आपका नहीं, पर ये सब में है सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये अकेले एक आप ऐसे बता रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी में सब दूध के दूल्हे हों, इसलिए मैं कह रहा हूं। और केशव प्रसाद मौर्य कम से कम मुखिया की ये सोच तो नहीं होनी चाहिए ना कि रेप करने वालों को कहे लड़के हैं, गलती हो जाती है। वहां से नीचे गंगोत्री में क्या आएगा वो कह रहा हूं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, अगर आप अरे आजम खान ने जया प्रदा के बारे में क्या बोला था, जरा सुनाइए। आपका तौर तरीका है, लेकिन मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपने कैबिनेट को देखने की जरूरत है। ठीक है शलमणि जी, समझ में आ जाएगी अपराध। आपने तो अपराधियों को शरण दे रखी है, वो ये कह रहे हैं कैबिनेट में भी अपराधी। सुशांत भाई, उत्तर प्रदेश का ही नहीं देश का हर व्यक्ति जानता है कि 2017 की जो पहले की सरकारें थी वो मुख्तार और अतीक अहमद के चरणों में चलती थी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के भरोसे बनती थी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग इन सरकारों को चलाते थे। और आप देखिए ना किससे रिश्ता रहा। पिछला चुनाव बसपा के साथ थे, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे। और तो और मऊ में जो रैली हुई है उस रैली में पैसा किसने खर्च किया, जब उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए। मुख्तार अंसारी का पैसा वहां पर मंच में बटता हुआ नजर आया कि कैसे मुख्तार अंसारी ने मऊ की रैली की पूरी वो मऊ जहां पर मुख्तार अंसारी ने एक वक्त में जिप्सी पर बैठ के दंगे कराए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, उस मुख्तार अंसारी के पैसे से पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की रैली हुई है मऊ में, पूरे प्रदेश ने देखा है। ठीक है। तो ये अपराधियों पर जब समाजवादी पार्टी बोलती है, माफियाओं पर जब बोलती है, तो उत्तर प्रदेश के नहीं, यही बात मैं कह रहा था सर कि अपराधी पर तो कोई पार्टी बोलती भी अच्छी नहीं लगती। आपके यहाँ भी है सर, आप भी उसमें क्लीन चिट नहीं पा सकते, सपा भी नहीं पा सकती। तो नहीं है। हाँ, अब वो अलग बात है कि किसकी कमीज ज्यादा गंदी वाला हिसाब है, उसमें कोई दूध का दूल्हा नहीं है। लेकिन काम के नाम पर और राम के नाम पर क्या ये चुनाव आगे बढ़ेगा? उत्तर प्रदेश चुनाव पर हम लगातार चूंकि चर्चा करेंगे तो इस तरीके की चर्चाएं होंगी और मुझे लगता है आज सबको बोलने का अच्छे से मौका मिला है, तो बहुत सारी जानकारी जनता को भी मिली होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया राष्ट्रवाद में आज जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा है।